इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ थायराइड ग्लैंड की एनाटमी। थायराइड ग्लैंड जो है ये फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो बॉडी के अंदर डेवलप होता है। थायराइड ग्लैंड के जो है दो लोब्स होते हैं, बेसिकली दो लोब्स होते हैं, एक होते हैं लेफ़्ट और राइट। दोनों को फिर जो मिला रही होती है, ये लेफ़्ट लोब होगी, ये राइट लोब होगी, दोनों को जो मिला रही है ये कंस्ट्रिक्टेड पार्ट, इसको कहते हैं इस्मस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये लेफ़्ट लोब हो गई, फिर राइट लोब। अच्छा, इसके बाद जो है ना कुछ बंदों में, अक्सर बंदों में ना थर्ड लोब होती है जिसको कहते हैं पायरामिडल लोब। ये पायरामिडल लोब है, सब में अब प्रेजेंट नहीं होती, कुछ में प्रेजेंट होती है। अब जो थायराइड ग्लैंड जो है इसकी अब एक्सटेंट क्या है, ये पड़ा हुआ है ट्रैकिया के बिल्कुल आगे, और इसकी एक्सटेंट होती है C5 से लेके T1 तक, T1 वर्टिब्री तक। C5 वर्टिब्री से लेके T1 वर्टिब्री तक इसकी एक्सटेंट होती है। और जो ये इस्मस ऑफ द थायराइड ग्लैंड है, ये इसकी जो है ना ये बिल्कुल एंटीरियर होता है, सेकंड और थर्ड कार्टिलेजिनस जो रिंग है ना उनके बिल्कुल एंटीरियरली होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम डायरेक्टली मतलब कैप्सूल पे। कैप्सूल ऑफ द थायराइड ग्लैंड जो है, अब कैप्सूल ऑफ थायराइड ग्लैंड दो हैं, एक होता है ट्रू कैप्सूल और दूसरा होता है, ऐसे समझ ले, फॉल्स कैप्सूल। अब ट्रू कैप्सूल जो है, ये फ़र्ज़ कर लें कि ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। तो अब थायराइड ग्लैंड के जो है ना जो बिल्कुल मतलब पहले उसको इनकेप्सुलेट कर रहा होगा वो होगा ट्रू कैप्सूल। और ट्रू कैप्सूल क्या है, बेसिकली ये है कनेक्टिव टिश्यू जो थायराइड ग्लैंड के मतलब इर्द गिर्द मौजूद होता है डेवलपमेंटल स्टेज के, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो वो कंडेंस होकर एक कैप्सूल बना देता है जिसको कहते हैं ट्रू कैप्सूल। ये ट्रू कैप्सूल है। अच्छा, उसके बाद जो है इसका एक फॉल्स कैप्सूल है। अब फॉल्स कैप्सूल वो लेयर है, ऐसे समझ लें, वो है इसको एंटीरियरली इंसर्कल कर रही है विसरल लेयर ऑफ द प्रीट्रैकियल फेशिया। विसरल लेयर ऑफ प्रीट्रैकियल फेशिया। प्रीट्रैकियल फेशिया डीप सर्वाइकल फेशिया का पार्ट है। विसरल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया ये फॉल्स लेयर बनाती है इसकी कैप्सूल की। अब वजह क्या है कि ये प्रीट्रैकियल लेयर आगे क्यों आ गई, मतलब इसको सिर्फ कैप्सूल, एक ही कैप्सूल काफ़ी था। अब जो है ना ये थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल आगे आप देखेंगे कि मसल्स हैं, स्टर्नोथायराइड, स्टर्नोहाइड, बिल्कुल एंटीरियरली मसल्स हैं ये दो, और साथ में और भी मसल्स हैं। जब नेक में वो मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो उनकी जो है फ्रिक्शन की वजह से कैप्सूल, अगर ये प्रीट्रैकियल लेयर ना होती तो ये अगर सिर्फ ये ट्रू कैप्सूल होता तो इसकी इरिटेशन भी हो सकती थी। इसी वजह से इसको कशन प्रोवाइड करने के लिए प्रीट्रैकियल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया सामने आ जाती है, एक तरह से इसको प्रोटेक्ट कर रही है। थायराइड ग्लैंड जो है ये कॉनिकल इन शेप होता है, ये जैसे कॉनिकल स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ये कौन टाइप होते हैं, ये इस तरह, ये कॉनिकल। अब जो थायराइड ग्लैंड है ना, इसका एक लोब लेफ्ट हो या राइट लोब हो, ये कॉनिकल शेप होता है। अब देखें, ये जो सुपीरियर पार्ट है ये एपेक्स है, और ये जो नीचे वाली ये है बेस, और इसका ये वाला एंटीरियर बॉर्डर आ जाएगा, और ये पीछे जो है मतलब ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। अब जो है ये थायराइड ग्लैंड की अब सर्फेसिस आप देखेंगे, ये एपिक्स होगी, ये बेस होगी। अब सर्फेसिस इसकी दो नहीं है, इसकी तीन सर्फेसिस हैं और दो बॉर्डर हैं, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, और लेटरल, मीडियल और पोस्टीरियर लेटरल सर्फेस है। पोस्टीरियर लेटरल सर्फेस की मतलब एक्सटेंशन है, ऐसे समझ लें, वो वहाँ पे ज़रा बेंड आ जाता है लेटरल सर्फेस पे पोस्टीरियरली, तो उस वजह से उसको पोस्टीरियर लेटरल सर्फेस कह देते हैं। जैसे आपको यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में नज़र आ रहा होगा, ये है लेटरल सर्फेस, जिसको सुपरफिशियल सर्फेस भी कहते हैं, लेटरल सर्फेस। और ये वाली जो है ये पोस्टरोलैटरल, और ये मीडियल सरफेस। अब इसकी जो है रिलेशंस आपने मतलब याद रखनी है तो इसी क्रॉस सेक्शंस को आप याद रख लें, बिल्कुल आसान हो जाएगा कि एंटीरियरली क्या पड़ा हुआ है। एंटीरियरली मसल पड़े हैं, स्टर्नोहाइड, स्टर्नोथायराइड, सुपीरियर वैली ऑफ द होमोहाइड। अच्छा, उसके बाद पोस्टरोलैटरली क्या बना हुआ है, पोस्टरोलैटरली है कैरोटिड शीथ में फिर जो है मतलब इंटरनल जुगुलर वेन, कैरोटिड आर्टरी, फिर वेगस नर्व, ये सारे कंटेंट हो गए। अच्छा, मीडियली फिर क्या पड़ा हुआ है, मीडियल सरफेस के पड़ा हुआ है ट्रैकिया, एसोफेगस, और फिर इनके जो मसल्स हैं वो, और लेरेंजियल नर्व्स जो हैं, एक्सटर्नल और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स, ये सप्लाई कर देती हैं, मतलब ये भी गुजर रही होती हैं, तो वो भी रिलेशन में आ जाएंगी। रिलेशन इसकी बहुत आसान है, अगर आप ये जो है क्रॉस सेक्शन देख के बस याद कर लें, सारा बिल्कुल यही है और कुछ भी नहीं है रिलेशन। उसके बाद हम जाते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ब्लड सप्लाई थायराइड ग्लैंड को जो जाती है वो दो तरह की आर्टरीज होती हैं, एक आती है डायरेक्टली एक्सटर्नल कैरोटिड से और दूसरी आती है सबक्लेवियन आर्टरी से। अब फ़र्ज़ करें ये थायराइड ग्लैंड बना देता हूँ, ये थायराइड ग्लैंड बन गया। अब थायराइड ग्लैंड को हमने ब्लड सप्लाई करनी है, वेनस ड्रेनेज उसकी करनी है और नर्व सप्लाई देनी है। अब इसकी जो ब्रांच होगी पहले तो मतलब एक्सटर्नल कैरोटिड से आएगी, और जो है दूसरी आएगी सबक्लेवियन आर्टरी से। अब यहाँ से निकलेगी कॉमन कैरोटिड गई,
वहाँ से निकल गई एक्सटर्नल कैरोटिड ऊपर जाके कॉमन कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड। इंटरनल कैरोटिड की जो है एक्सटर्नल कैरोटिड की जो है यहाँ से सुपीरियरली ब्रांच निकलेगी जो नीचे डिसेंड करती है मीडियली और एंटीरियरली, और आके यहाँ पे सप्लाई करती है। एंटीरियर ब्रांच देती है और पोस्टीरियर ब्रांच देती है। पोस्टीरियर ब्रांच पोस्टीरियरली मूव करती है और ये सुपीरियर पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करती है एक लोब के। और जो है दूसरी ब्रांच जो है ये सबक्लेवियन आर्टरी जा रही है। ये सबक्लेवियन आर्टरी में से निकलता है एक थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक निकलेगा, उसमें उसकी जो टर्मिनल ब्रांच होती है ना थायरोसर्वाइकल ट्रंक की, वो होती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ये इंफीरियर थायराइड आर्टरी आई, यहाँ पे ये इसने सप्लाई कर दी। अब इंफीरियर थायराइड आर्टरी की जो है ना एक ब्रांच जाएगी पोस्टीरियरली, इसको कंबाइन करके पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ मतलब वो एनास्टोमोज कर जाती है। ये सुपीरियर हो गई और ये इंफीरियर थायराइड आर्टरी। अब इसको एक और ब्रांच है, उसको कहते हैं थायराइड इमा आर्टरी डायरेक्टली निकलती है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से। इस वजह से ये काफ़ी डेंजरस भी है और नेक की सर्जरीज में इसका ध्यान रखना पड़ता है ख़ास तौर पे। उसके बाद अब वेनस ड्रेनेज में इसकी सिंपल सी आप देख लें कि वेनस ड्रेनेज भी 3 वेन से होती है। एक होती है सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर थायराइड वेन्स। सुपीरियर और मिडल जो हैं वो जाती हैं डायरेक्टली ड्रेन करती हैं इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन साइड पे पास होकर जा रही होती है, ठीक है। उसके अंदर जाके इंटरनल सुपीरियर हो गई और मिडल, और जो मिडल है वो जाएगी इंटरनल जुगुलर वेन में जाएंगी। और जो इंफीरियर है ना ये डायरेक्टली जाती है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक के अंदर। ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक जो होता है ना उसके अंदर डायरेक्टली जाती है। उसके बाद आ जाते हैं नर्व सप्लाई इसकी है सर्वाइकल पोर्शन ऑफ सिंपैथेटिक ट्रंक, यानी सुपीरियर हो गया, उसमें फिर मिडल हो गया और इंफीरियर जो है इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन जो हैं उनमें से ब्रांचेज आती हैं डायरेक्टली, मतलब ये सप्लाई कर देती हैं इसको थायराइड ग्लैंड को। अब वो किस तरह आती हैं, कुछ आती हैं कार्डिक ब्रांचेस की तरह, कुछ एक आएगी मतलब कुछ आएगी कार्डिक नर्व्स के तौर पे, ठीक है। दूसरी जो है वो क्या करती हैं, दूसरी बनाती हैं पेरी आर्टीरियल प्लेक्सिस बनाती हैं अराउंड द इंफीरियर और सुपीरियर थायराइड आर्टरी के। तो इस तरह मतलब इसको सिंपैथेटिक सप्लाई भी हो जाती है। अब ये जो सप्लाई है ये वेजोमोटर नहीं है, मतलब इसकी सिक्रीशन नहीं कराती क्योंकि ये है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज इसकी जो है सुपीरियर और इंफीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं। सुपीरियर हो गया, एक ग्रुप है सुपीरियर और दूसरा है इंफीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं। फिर इसी तरह इंफीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं। अब जो सुपीरियर जो है इसका पोर्शन है वो अपनी लिम्फेटिक ड्रेनेज कराता है बाय द सुपीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, जो डायरेक्टली जा सकता है इनमें या इनडायरेक्टली थ्रू द प्रीलेरेंजियल जो है लिम्फ नोड्स है उनके जरिए जा सकता है। अब जो इन्फीरियर पोर्शन है वो इन्फीरियर पोर्शन जाता है इन्फीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में, ये इनडायरेक्टली ही जाता है बाय प्रीट्रैकियल और पैराट्रैकियल लिम्फ नोड्स के जरिए।